समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन होता क्या है? रेखीय आवर्धन बराबर आपका होता है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं समझ लेते हैं। यहाँ पे रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। देखिए समतल दर्पण में होता क्या है कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट रहती है उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब और वस्तु की साइज जो होती है, लंबाई जो होती है वो सेम होती है। तो जब सेम रहेगी तब क्या होगा? यहाँ पे रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना वस्तु की लंबाई बराबर h, तब ये सेंटीमीटर में लिखते हैं, तब प्रतिबिंब की लंबाई बराबर भी क्या होगा? h सेंटीमीटर होगा। तब रेखीय आवर्धन कितना हो जाएगा? रेखीय आवर्धन बराबर आपका आ जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई, यानी h बटा में h हो जाएगा। तो कट जाएगा तो कितना आएगा? +1। ठीक है, तो इसलिए समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन जो होता है +1 होता है। अतः समतल दर्पण की रेखीय आवर्धन बराबर आपका हो जाएगा +1। ठीक, समतल दर्पण में हमने देखा था कि जब वस्तु कोई समतल दर्पण के सामने है, ये समतल दर्पण के सामने है और v वेग से अगर गति कर रही है इस साइड में, तो प्रतिबिंब भी क्या होता है? 2v वेग से गति करता है। दूसरा आपका होता है, यदि दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, दर्पण को यदि हम थीटा कोण से घुमाएंगे, यहाँ पे यदि कोई दर्पण है, यहाँ पे कोई दर्पण लगा है, तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस दर्पण को, इस समतल दर्पण को यदि हम थीटा कोण से घुमाएं, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब भी क्या होगा? 2 थीटा कोण से घूम जाता है। 2 थीटा कोण से क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। ठीक है, ये आपका देखे थे हम लोग। और ये देखे कि जब दो दर्पणों को एक साथ इस तरह से रखते हैं, थीटा कोण पे रखते हैं, तो उनके द्वारा प्रतिबिंब क्या बनता है? तो ये होता है n बराबर 360 बटा में थीटा। ठीक है, तो अगर थीटा का मान अगर विषम आता है तो प्रतिबिंबों की संख्या वही होती है। क्या होती है? वही होती है। यदि n बराबर आपका सम आएगा तो इसमें से क्या करेंगे? एक माइनस कर लेंगे और माइनस करके लिखेंगे, तो वो भी आपका विषम ही प्राप्त होगा। तो वो आपका विषम जो मान प्राप्त होगा एक घटाने के बाद, वही आपका क्या होगा? प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। इसमें हमने देखा था पेरिस्कोप का उपयोग। पेरिस्कोप जो है कि पनडुब्बी वगैरह में उसका उपयोग करते हैं बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, और ये परावर्तन के सिद्धांत पे जो होता है कि आपका चमगादड़ जो उड़ती है, परावर्तन के सिद्धांत पे उड़ती है। जब उड़ती है वो, तो पंखों के द्वारा जो हवा मारती है, तो वो अब कोई वस्तु अगर है तो वहां से टकरा करके वो क्या होता है? तुरंत उसके पास जाता है और वो समझ जाती है कि नहीं, सामने कोई ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो अपना रास्ता बदल लेती है। सोनार भी, रडार भी इसी सिस्टम पे काम करते हैं, परावर्तन के ही आधार पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा समतल दर्पण। अब हम समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ और बातें जान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं क्या होती है। तो यहाँ पे समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है।
होती है, इनफाइनाइट, अनंत होती है, ठीक है। फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, समतल दर्पण की क्षमता, क्षमता, ठीक है, पावर। देखिए समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है, तो क्षमता बराबर एक फार्मूला होता है आपका, क्षमता बराबर फार्मूला होता है 1/f, 1 बाई कितना, एफ। यदि ये आपका मीटर में है तब, ये किस में रहेगा, मीटर में रहेगा तब। फोकस दूरी यदि मीटर में है तो क्षमता जो होती है आपकी P बराबर, ये क्षमता आपका P बराबर होता है 1/f, ठीक है। तो समतल दर्पण की क्षमता अगर देखेंगे तो चूंकि समतल दर्पण में फोकस दूरी का मान इनफाइनाइट है तो यहाँ पर मान रख लेते हैं, ये P बराबर हो जाएगा 1/f का मान इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से किसी भी नंबर में हम भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है, तो P का मान कितना आ जाएगा, 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण की क्षमता जो होती है ये 0 होती है, ठीक है। और क्षमता को हम डायोप्टर में नापते हैं, किस में नापते हैं, डायोप्टर। क्षमता को किस में नापेंगे,